चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने सैटरडे मार्च 22 को जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा उनके अगेंस्ट में एक कमेटी सेट करी है 3 मेंबर इन हाउस इंक्वायरी करने के लिए। जो उनके अगेंस्ट में एलिगेशन लगे हैं उनके घर पे करेंसी के बंडल्स जो मिले थे उनके घर पे आग लगने पे उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या ये चीफ जजेस जब कोई बैड बिहेवियर या उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगते हैं तो उनके रिमूवल की क्या प्रोसीजर होती है। अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगते हैं, कोई चीज़ प्रूफ भी होती है कि उन्होंने वो चीज़ करी है और वो एक जज की रेपुटेशन के ख़िलाफ़ है या जज के स्टेटस के अगेंस्ट है या इन जनरल नॉर्मल भी वो कोई एक अच्छा बिहेवियर या कंडक्ट नहीं माना जाता, तो उसके अगेंस्ट में क्या प्रोसीजर की जाती है। सो इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में हमको ये चीज़ डिस्कस करना है कि जब भी जज के ऊपर किसी भी ग्रॉस मिसकंडक्ट या किसी टाइप के बैड बिहेवियर या मिस बिहेवियर का एलिगेशन आता है तो उनके रिमूवल की क्या प्रोसीजर होती है। बट बिफोर आई मूव ऑन मैं आपको कुछ चीज़ों से इन्फॉर्मेशन या अवेयर कराना चाहूँगा। दिस इज़ अ इन्फोग्राफिक विच दिस इज़ अ बेसिकली अ पेज जो मेरे बारे में आपको बताता है, मेरी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। तो इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं। इसमें आपको मेरे बारे में जानने में का मौका मिलेगा कि मेरी हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या रहा है। इसके साथ साथ में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम 2 कोर्स जो हैं वो रन कर रहे हैं, एक फाउंडेशन जीएस प्रोग्राम और मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। फाउंडेशन जीएस प्रोग्राम उनके लिए है जिन्होंने अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है और उनको कोई आइडिया नहीं है कि उस चीज़ के लिए कैसे प्रोसीड करना है, किस चीज़ को कब प्रिपेयर करना है, नोट्स मेकिंग कब करना है, कैसे करना है, A to Z आपको पूरे राउंड द ईयर आपको हर चीज़ का सपोर्ट वहाँ पे रहेगा। और मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम मेनली उनके लिए हैं जो या तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, फाउंडेशन की और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हैं, या जिनका प्रीलिम्स का सिलेबस या फाउंडेशनल सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हैं लेकिन दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस फॉर दिस ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर एनी ईयर। सो यहाँ पे ये 2 कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन के लिए या इन कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी के लिए, किसी भी टाइप की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको उस पर प्रॉम्प्टली या एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करूँगा। द ओनली थिंग आई कैन प्रॉमिस यू कि इस कोर्स को ज्वाइन करने पे आपके लिए मेरा फुल कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सिंसियरिटी से ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए रन किया जाएगा ताकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के उस लेवल पर पहुँच सके जहाँ पर आपको होना चाहिए। बात करते हैं इस टॉपिक की, वापस आते हैं इस टॉपिक पे। तो रिसेंटली जो मैं आपसे बात कर रहा था कि यशवंत वर्मा जी के अगेंस्ट में जो एलिगेशन लगे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक 3 मेंबर पैनल सेट किया गया है। तो इस 3 मेंबर पैनल में कौन कौन है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू जी, देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस GS सांधावालिया जी, और उसके बाद आती हैं कर्नाटका हाई कोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन जी। ये 3 जजेस हैं जिनकी कमेटी बनाई गई है जो जस्टिस यशवंत वर्मा पे जो एलिगेशन लगे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। बट द डिस्कशन का पॉइंट जो है, बट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज़ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में या जो नॉर्मल इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है। तो एक जज को रिमूव करने की 2 प्रोसेस होती हैं। एक प्रोसेस तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखी गई है, जबकि एक प्रोसेस जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर डेवलप करी है। हम इन दोनों ही प्रोसेस को डिस्कस करेंगे ताकि हम ये समझ पाएँ कि जज को रिमूव कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेथड की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है, जजेस की रिमूवल की जो प्रोसेस होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोला जाता है। और ये इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो है ये हमेशा पार्लियामेंट में होती है। मतलब जजेस को रिमूव करने की एक फॉर्मल प्रोसेस, इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही की जा सकती है और पार्लियामेंट में ही कंडक्ट की जाती है। तो इसके अंदर में ये जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है जजेस की, ये आर्टिकल 124(4) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। और ये जो प्रोसेस है ये सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल या इम्पीचमेंट की बात करती है। वहीं आर्टिकल 218 जो है ये हाई कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट प्रोसेस को बताती है। और ये जो प्रोसेस है, चाहे वो आर्टिकल 124(4) के अंदर में हो चाहे आर्टिकल 218 के अंदर में हो, दोनों टाइप की इम्पीचमेंट प्रोसेस सेम ही होती है। तो आर्टिकल 124 या आर्टिकल 218 के अंदर में जजेस को
पार्लियामेंट कब रिमूव करते हैं, उसके दो ग्राउंड दिए गए हैं। दो बेसिस पे जजेस को रिमूव किया जा सकता है, एक तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। तो अब इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो की जाती है इम्पीचमेंट की प्रोसेस की। अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबर को लगता है, पार्लियामेंट के मल्टीपल मेंबर्स को, कि किसी जज ने मिसबिहेवियर कंडक्ट किया या इनकैपेसिटी की है, या उनमें इनकैपेसिटी या वो अब कैपेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज बने रहने के लिए, तो उस केस में एक फॉर्मल प्रोसेस कंडक्ट की जाती है। ये प्रोसेस जो है ये लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकती है और राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकती है। लोकसभा में अगर ये प्रोसेस स्टार्ट करनी है इम्पीचमेंट की, तो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन या 100 मेंबर ऑफ लोकसभा को एक रिटन प्रपोजल, साइंड प्रपोजल सबमिट करना होगा स्पीकर को। राज्यसभा में अगर ये प्रोसेस स्टार्ट करनी है रिमूवल की, तो 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को, राज्यसभा के चेयरमैन को एक साइंड, रिटन साइंड डॉक्यूमेंट जो है वो लिख के देना पड़ेगा, प्रपोजल जो है लिख के देना पड़ेगा। जब अगर स्पीकर और चेयरमैन इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनके पास ऑप्शन होता है इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करने का भी, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये एक 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं। इस 3 मेंबर कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं, हाई कोर्ट के एक जज होते हैं और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो इसके तीसरे मेंबर होते हैं। ये 3 मेंबर कमेटी जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है हाउस को सबमिट करती है। जिस हाउस में प्रपोज़ल निकला है वो हाउस उस रिपोर्ट को कंसीडर करता है और उसके बाद वहाँ पे जज को इम्पीच करने के लिए वहाँ पे वोटिंग होती है। और वोटिंग में 2/3 मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। मतलब 2/3 ऑफ मेंबर्स, जो हाउस के जो 2/3 मेंबर्स हैं, जो भी हाउस है, अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा के, और अगर लोकसभा है तो लोकसभा के, तो लोकसभा या राज्यसभा के 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए एटलीस्ट, एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स जो हैं, टोटल मेंबर्स का हाफ जो है, उतने लोग उस चीज़ को अप्रूव करना चाहिए। अगर वो उसमें हामी भरते हैं तो वो इम्पीचमेंट मोशन उस हाउस में पास माना जाता है। एक बार एक हाउस में इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाता है तो फिर वो उसके बाद सेकंड हाउस या दूसरे हाउस में जाता है जहाँ पे सेम प्रोसेस होती है वोटिंग की। और अगर सेकंड हाउस में भी वो स्पेशल मेजॉरिटी से इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाता है तो उस केस में प्रेसिडेंट जो हैं वो जज को रिमूव कर देते हैं। ये होती है इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखी हुई है और जो पार्लियामेंट में कंडक्ट की जाती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए वो पार्लियामेंट वो प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन वो जज के ऊपर कोई एलिगेशन है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, तो उस केस में क्या किया जाए। उस केस में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की जुडिशरी की अपनी एक इन हाउस प्रोसीजर होती है। इन हाउस प्रोसीजर का मतलब कोर्ट के अंदर की एक प्रोसीजर कंडक्ट की जाती है जिसके थ्रू जजेस को रिमूव किया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी जज के अगेंस्ट में कंप्लेंट जो है वो पार्लियामेंटेरियंस ही करें और पार्लियामेंटेरियंस एक इम्पीचमेंट मोशन निकालेंगे तभी जज को रिमूव किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट जुडिशरी के लेवल पे भी ये प्रोसीजर अवेलेबल है। अर्लियर ये प्रोसीजर नहीं थी, लेकिन 1995 में ऐसे एक मैकेनिज़्म की नीड फील हुई थी। कहानी ये हुई थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस AM भट्टाचार्य जी, इनके ऊपर एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगा था कि इन्होंने फाइनेंशियल मिसकंडक्ट किया है अपनी पोजीशन पे रहते हुए, बॉम्बे के चीफ जस्टिस बने रहते हुए। तो जब वहाँ पे वो एलिगेशन लगा, और वो एलिगेशन इतना बड़ा भी नहीं था कि लोकसभा या पार्लियामेंट में उसके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट मोशन निकले, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि उसको इग्नोर किया जा सके। तो उस केस में वहाँ पे इस केस की जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रामासामी और जस्टिस BL हंसारिया, उन्होंने एक ये चीज़ नोट करी कि बैड बिहेवियर और इम्पीचेबल मिसबिहेवियर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मिसबिहेवियर, वो मिसबिहेवियर जो किसी जज को इम्पीच करा सकता है, और ख़राब बिहेवियर, इन दोनों के बीच में एक गैप है। मतलब ये बैड बिहेवियर कब इम्पीचेबल माना जाए और कब इम्पीचेबल नहीं माना जाए, ये डिफ़ाइन करना या डिसाइड करना बड़ा हार्ड है। लेकिन जब ये डिसाइड करना बड़ा हार्ड है तो यहीं पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई बिहेवियर डिसाइड नहीं किया जा पा रहा कि वो ऐसा मिसबिहेवियर है जो जिसके लिए इम्पीच कर देना चाहिए किसी जज को, तो क्या उस केस में वो बैड बिहेवियर के अगेंस्ट में क्या पनिशमेंट दी जाए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया था कि अभी करेंटली कोई प्रोसेस नहीं है जो जज को किसी बैड कंडक्ट के लिए पनिश करती है या अकाउंटेबल होल्ड करती है। बैड कंडक्ट का मतलब जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो बहुत ही हाई ऑफिस होल्ड करते हैं और उनका बिहेवियर जो है वो पब्लिक बहुत केयरफुली मॉनिटर करती है, क्योंकि
पब्लिक की एक्सपेक्टेशन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से बहुत हाई होती है, और अगर वो ऐसा कोई बिहेवियर कर रहे हैं जो पब्लिक की आई में उनकी रेपुटेशन को ख़राब करता है, उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको डिग्रेड करता है, उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं है, वो बैड बिहेवियर वो इतना ज़्यादा भी नहीं है कि वो इम्पीचमेंट के लिए एलिजिबल हो पाए। मतलब उस पर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो कोई इम्पीचमेंट मोशन निकाल के इतना बड़ा और उसको उनको रिमूव करें। तो उस केस में ये जो गैप था मिसबिहेवियर और बैड बिहेवियर के बीच में, बैड कंडक्ट के बीच में, उसको रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये इन हाउस प्रोसीजर बनाई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो इन हाउस प्रोसीजर है ये कैसे काम करती है, इस प्रोसेस का जो ओरिजिनली जो प्रोसेस बनी थी 1997 में बनी थी, लेकिन ये एकदम परफेक्ट नहीं थी। तो 2014 में इस प्रोसेस को एक प्रॉपर शेप दिया सुप्रीम कोर्ट ने और मॉडिफिकेशन किया इसमें, और तब उसके बाद एक फ़ाइनल प्रोसीजर बनाई। तो ये फ़ाइनल प्रोसीजर में बेसिकली ये 7 स्टेप प्रोसीजर मानी जाती है, जो जस्टिस KJS खेयर और अरुण मिश्रा जी ने एक्सप्लेन करी थी। तो इस 7 स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस स्टार्ट करती है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से, CJI से या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। इंडिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने अगर बैड बिहेवियर किया है तो उनके अगेंस्ट में CJI उस हाई कोर्ट के जो कंसर्न हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेंट दी जा सकती है। अगर CJI के पास कंप्लेंट आती है तो ठीक है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कंप्लेंट आती है तो ये कंप्लेंट वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड कर देते हैं। एक बार CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कंप्लेंट आती है तो पहले वो कंप्लेंट की जो वेरीफाइबिलिटी है या जो वेरेसिटी है, मतलब जो उसकी राइटनेस है, वो चेक करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जजेस जो हैं ये बहुत ही सीनियर पोस्ट होते हैं, पब्लिक पोस्ट होते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग फॉल्स कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। तो CJI सबसे पहले जब उनके पास कंप्लेंट आती है किसी जज के अगेंस्ट में तो पहले उसकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मंगाते हैं, ये चेक करने के लिए कि वो कंप्लेंट कितनी वैलिड है। अगर उनको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये लगता है कि इनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं और जिन जिन बेसिस पे लगे हैं उसके लिए एक डीपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो फिर उसके बाद CJI जो हैं वो जज जिनके ऊपर ये एक्यूजिशन लगा है उनसे एक स्टेटमेंट लेते हैं कि आपके ऊपर ये जो एलिगेशन लगे हैं इसके लिए आपको कुछ कहना है। अगर उनके स्टेटमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर वो एक 3 मेंबर इंक्वायरी बिठाते हैं, जिसकी अभी हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जिसमें 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और 1 हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो जो ऊपर अभी हमने 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी देखी जो जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट में बिठाई गई है, ये वही कमेटी है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक 3 मेंबर कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेट करते हैं। ये 3 मेंबर कमेटी जो है इसके पास पावर होती है कि वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो उसको अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये कमेटी इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट बनाती है और वो रिपोर्ट को CJI को सबमिट करती है। जब ये CJI को रिपोर्ट सबमिट की जाती है उस रिपोर्ट में 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो जो पहली चीज़ जो रिपोर्ट में लिखी होती है वो ये होती है कि कंसर्न्ड जज के अगेंस्ट में, जिस जज के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उनके अगेंस्ट जो एलिगेशन लगे हैं उसमें कोई दम है या नहीं है। और दूसरी बात, अगर उस एलिगेशन में या उस चार्ज में या उस एक्यूजेशन में कोई दम है या कोई सीरियसली कोई बेसिस, सॉलिड बेसिस है, तो उस केस में क्या वो इतने सीरियस हैं कि उस जज को निकालने की प्रोसीजर स्टार्ट की जानी चाहिए। अगर रिपोर्ट में ये होता है, अगर रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि उस एलिगेशन में या एक्यूजिशन में कुछ दम है, कुछ बात है, तो वो उस जज को भी भेजी जाती है जिस जज के अगेंस्ट में चार्ज है। अगर वो रिपोर्ट में ये लिखा होता है, अगर कमेटी ने ये लिख के दिया रिपोर्ट में कि मिसकंडक्ट इतना सीरियस नहीं है, बहुत छोटी सी बात थी, बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई है उनसे या बहुत छोटा गलत बिहेवियर किया उन्होंने छोटे लेवल का, तो उस केस में CJI उनको सिर्फ एडवाइस दे के छोड़ देते हैं कि अब आप दोबारा ऐसी एक्टिविटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कमेटी ये लिख के देती है कि एलिगेशन जो इनके ऊपर लगे हैं वो बहुत सीरियस हैं और वो प्रूवन भी हैं, इन्होंने ऐसी गलत एक्टिविटी की है और उनको निकाल देने चाहिए जुडिशरी से, नहीं तो ये जुडिशरी के रेपुटेशन पे सवाल खड़ा कर सकती है, तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस जज को, जिस जज के ऊपर एक्यूजेशन लगे हैं, उनको या तो रिज़ाइन करने के लिए बोल सकते हैं या फिर उनको वॉलंटरली रिटायरमेंट लेने के लिए बोल सकते हैं। अगर जज रिकमेंडेशन मान लेता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, सही है। लेकिन अगर जज रिकमेंडेशन नहीं मानता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस हाई कोर्ट के, जिस हाई कोर्ट के वो जज हैं,
उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो उन जज को कोई भी जुडिशियल वर्क ना दें। जैसे जस्टिस वर्मा के केस में सीजेआई खन्ना जो हैं उन्होंने ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये रिकमेंड किया है कि अब वो जस्टिस यशवंत वर्मा जी को कोई काम ना दें। अगर उसके बाद भी जज जो है सीजेआई की एडवाइस नहीं मांगता और रिज़ाइन नहीं देता या रिटायरमेंट नहीं लेता, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कमेटी की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे देते हैं और उनको रिमूव करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीजर स्टार्ट करके, और उसके बाद पार्लियामेंट में रिमूवल की प्रोसीजर स्टार्ट की जाती है अगर पार्लियामेंट को लगता है कि ये रिमूव करने के लायक हैं तो। सो दिस कंप्लीट्स आवर रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म फॉर जजेस इन इंडिया, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, एंड एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ रिसेंट इंक्वायरी इनिशिएटेड अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा। तो हमको बताना है कि जजेस की रिमूवल की या इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज़्म जो सेट किया है सुप्रीम कोर्ट में उसको डिस्कस करना है, और उसके बाद हमको ये भी बताना है कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस से कैसे डिफरेंट है। तो हमारा आंसर जो है अगेन 3 पार्ट में होगा, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो पार्ट में वी विल इंट्रोड्यूस या वी विल टेल अबाउट बोथ द प्रोसीजर, ये जो इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म होता है और ये जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है, उन दोनों के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रो पार्ट में वी विल राइट डाउन कि इंडियन जुडिशरी जो है जजेस के अगेंस्ट में एलिगेशंस जो लगते हैं उनसे डील करने के लिए 2 टाइप के मैकेनिज़्म चलाती है, इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज़्म एंड इम्पीचमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इम्पीचमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये आर्टिकल 124 और आर्टिकल 218 में दिया हुआ है, और उसकी प्रोसेस के अंदर में एमपीज़ जो हैं वो मोशन साइन करके देते हैं, उसके बाद कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद दोनों उसमें वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है और उसके बाद प्रेसिडेंट उनको असेंट देती है। आगे दूसरी प्रोसेस जो है इन हाउस एक्वायरी मैकेनिज़्म। इन हाउस एक्वायरी मैकेनिज़्म ये 1997 में इंट्रोड्यूस की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस AM भट्टाचार्य के अंदर में। तो इसके अंदर में जो कंप्लेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या CJI या प्रेसिडेंट के पास जाती है। उसके बाद एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनती है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनने के बाद ये 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जो उस कंप्लेंट को एग्जामिन करती है और उसके हिसाब से अपना डिसीजन CJI को इन्फॉर्म करती है, जिसके बेसिस पे CJI जो है वो जज को रिमूव करना है कि नहीं वो डिसाइड करते हैं। सो दिस विल कंस्टिट्यूट आवर बॉडी पार्ट। इस बॉडी पार्ट में हमने दोनों प्रोसेस को डिफ़ाइन करके ये बता दिया कि ये दोनों प्रोसेस आपस में डिफ़र कैसे करती हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट में अगर आप चाहें तो इसके पहले करंट अफेयर का ये मेंशन भी कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि ये जो पूरा जो प्रोसीजर है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के केस के हिसाब से बताइए। तो यहाँ पे वी कैन ऑल्सो मेंशन कि फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस है इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज़्म, ये 3 मेंबर पैनल्स CJI संजीव खन्ना जी ने बना के ये इन हाउस इंक्वायरी ही यहाँ पे सेट करी है। लास्टली वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूजन वेयर वी विल राइट डाउन कि ये इन हाउस मैकेनिज़्म जो है और ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये नॉन पॉलिटिकल तरीके से और कॉन्फिडेंशियल तरीके से जो है ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, जबकि इम्पीचमेंट जो है ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जो बहुत एक्सट्रीम केसेस में ही की जाती है। एंड अगर हमको जुडिशरी कंक्लूजन में हमको ये भी लिखना पड़ेगा, सिंस जुडिशरी इज़ अ ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूट इन द आइज़ ऑफ द पीपल, मेंटेनिंग इट्स इंटीग्रिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट हमारे लोग, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कभी भी कोई कंटेंशन हो तो वो ऑब्वियसली जुडिशरी की तरफ ही जाते हैं। तो ये इंटीग्रिटी और ट्रस्ट फैक्टर बनाए रखना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज़ जुडिशरी को उसका एक सोल या जो एग्जिस्टेंस है वो प्रोवाइड करती है। So I hope this topic was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Also do subscribe to the channel if you haven't till yet. हमारे इस वीडियो लेक्चर या टॉपिक का जो डिस्कशन हुआ था इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम पेज जिसे आप फॉलो कर सकते हैं हमसे रेगुलरली इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।